उसके बाद भारत में ये देशियों का शासक चल रहा था। उसी समय विदेशियों का भी शासक यहाँ पर शासन चल रहा था। तो विदेशी जो शासक थे उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंद यवन जो कि 326 बीसी से 321 बीसी तक थे। जो सिकंदर था वो यूनानी था और 323 बीसी में इसका मृत्यु हो गया। यहाँ तक हम जानते हैं। इसका सेनापति हुआ सेल्यूकस की पुत्री था हेलेना। विवाह हुआ चंद्रगुप्त से। उसका विवाह हुआ था 305 से 304 बीसी में। और उसका राजदूत था मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखा। ये सब पता है। सेल्यूकस का जो पौत्र था वो 266 बीसी में वो कहलाता है एंटियोकस दो के जो क्षेत्र थे वो दो भागों में बट गया था। मतलब जो उधर का एरिया, एक बैक्ट्रिया दूसरा पार्थिया। बैक्ट्रिया में शक लोग शासन कर रहे थे और पार्थिया में पहला लोग। शक का शासक था डायोडोटस फर्स्ट ने स्वतंत्र करा लिया इससे और अपना स्वयं का एक शासन स्थापित कर लिया। लेकिन बाद में एंटियोकस जो था उसने जो डायोडोटस 2 था, मतलब इसी के आने वाला पीढ़ी, उससे संधि कर लिया। हालांकि जब स्वतंत्र करवाया तो दुश्मनी हुआ होगा, लेकिन बाद में इसके आने वाले पीढ़ी से इसने संधि कर लिया। और एंटियोकस 3 जब आया, जो इसको महान भी कहते हैं, इसकी पुत्री हुआ डेमेट्रियस और डेमेट्रियस से विवाह कर लिया। इसकी पुत्री ने, इसका जो आने वाला पीढ़ी ने अब इसके डेमेट्रियस से विवाह कर लिया। और 206 बीसी में ये भारत आए और भारत में गांधार क्षेत्र के में जो शासक था सुभगसेन, इससे संपर्क हुआ। और जो डेमेट्रियस भारत में आया 183 बीसी में पंजाब के क्षेत्र में, जो साकल कहलाता था, जिसकी राजधानी साकल था, वहाँ पर आया। और अशोक का चौथा उत्तराधिकारी भारत में उस समय शासन कर रहा था, जबकि 7वां बृहद्रथ था। अब लिपि जो सिक्के हैं उसमें यूनानी और खरोष्ठी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। मिनांडर ने बौद्ध साहित्य में जो मिलिंद था, मिलिंद के साथ नागसेन ने मिलिंद पन्हो पाली भाषा में ही लिखा है। उस समय पाली भाषा यहाँ प्रचलित है, मान के चलिए। प्रभाव क्या पड़ता है हिंदी जो शासक था जिसको क्या बोलते हैं हम, हिंद यवन का भारत में आने से क्या प्रभाव पड़ा, इसको देख लेते हैं। सिक्कों पर राजा का नाम यहीं से शुरुआत होता है। लेख वाले सिक्के और सोने के द्विभाषी सिक्के यहीं पर शुरू होता है। गंधार शैली शुरू हुआ, 7 दिन, भविष्यवाणी, ये सब इसी के साथ शुरू होता है। अब हम देख लेते हैं शक जो था, शक 2 भागों में बटा था, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिम क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में थे तक्षशिला और मथुरा का एरिया, और पश्चिमी में था नासिक और उज्जैन का क्षेत्र। नासिक में नहपान था और उज्जैन में रुद्रदामन था। लेकिन हम पढ़ेंगे मथुरा क्षेत्र के बारे में। मथुरा क्षेत्र में जो उत्तरी क्षत्रप में रहते थे लोग, ये मालवा के क्षेत्र में रहते थे। तो उस समय विक्रमादित्य आया शासक बन के 557 बीसी में, और चंद्रगुप्त 2 को ये हरवा दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको हरवाया था। नहपान ने नहपान को हरवाया था। सिक्के में क्षत्रप नहीं राजा लिखवाते थे। जो नहपान था, जो पहला शासक है वो नहपान इसका पहला शासक था, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको हरवा दिया था। और नहपान जो है सिक्के में क्षत्रप नहीं राजा लिखवाते थे। दूसरा है रुद्रदामन 1, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। और जूनागढ़ के अभिलेख में जो कि पता चलता है कि कुषाण को ये हरवाया था और संस्कृत में लिखवाया है। तो संस्कृत में लिखवाया तो ऐसा लगता है कि ये स्थानीय होंगे या फिर संस्कृत इनके ही साथ भारत आया होगा। इसने गिरनार पर्वत में मरम्मत कराया सुदर्शन झील का, और निर्माण चंद्रगुप्त II ने करवाया था।
चंद्रगुप्त II के समय में पुष्यगुप्त ने करवाया था। अंतिम शासक जो था उसको समाप्त करके चंद्रगुप्त II ने गुप्त वंश का स्थापना किया और इसी ने विक्रम संवत शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं पहलव। कोई खास नहीं पहलव जो है वो 21 AD से 100 AD तक शासन किया। ये ईरान के पार्थिया के थे और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय में गोंडो फर्निज एक शासक था जिसने सबसे शक्तिशाली शासक है। भारत में बौद्ध ग्रहण किया और कुषाण ने इसको हरा दिया। अब कुषाण को देखते हैं। कुषाण जो है 80 AD से 225 AD तक शासन किया। कुषाण का उद्गम 2 प्रकार से माना जाता है, एक मंगोल, दूसरा तुर्क। तुर्क के माना जाता है उसका कारण है सिक्के और उपाधि में समानता होना, और मंगोल के कारण एक पहले यूची कबीला रहता था, वो पश्चिम की ओर गया जो महान यूची कहलाया, और महान यूची ने शक को हराया और शक जो है भारत की ओर भागे थे, और जो महान यूची है वो बैक्ट्रिया और पार्थिया पर कब्जा कर लिया, ये ऐसा माना जाता है। कदफिसेस II सबसे पहले शासक है, ये वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद आता है कनिष्क, यही सबसे मेन है, सबसे महान शासक है। इसने बौद्ध अपनाया और तिब्बत, चीन, जापान तक बौद्ध धर्म को पहुंचाया। 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया। बौद्ध धर्म, बौद्ध संगीति हुआ इसके समय में चौथा बौद्ध संगीति। इसके अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ और तीनों पिटकों पर टीका लिखा गया। इस समय रचना इसका था वसुमित्र ने महाविभास लिखा। इसी समय महायान का उदय हुआ, मूर्ति पूजा शुरुआत हो गया। पहले केवल स्तूप ही बनाया करते थे, मूर्ति का कोई ज़्यादा भूमिका नहीं था। महायान शाखा ने संस्कृत को अपना लिया और कला के क्षेत्र में गंधार और मथुरा 2 क्षेत्र विकास हुआ। गंधार में काले स्लेटी पत्थर होते थे, मथुरा में लाल बलुआ पत्थर होते थे। इसने राजधानी 2 बनाया, एक पुरुषपुर को, दूसरा मथुरा। ये पुरुषपुर पेशावर है अभी का। सिल्क का मार्ग पर अधिकार किया जो चीन से रोम के लिए जाता था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने ही शुरू करवाए। अश्वघोष ने इसके समय में बुद्धचरित और सूत्रालंकार की रचना किया। नागार्जुन जो इसी के समय था उसने माध्यमिक सूत्र लिखा और उसी में सापेक्षता का सिद्धांत वर्णन है। चरक ने चरक संहिता लिखा और हुविस्क ने रुद्रदामन लिखा। अंतिम शासक वासुदेव था और वासुदेव को गुप्तों ने हरवा दिया और गुप्त शासन शुरू हो गया। अब हम देख लेते हैं जो स्थानीय शासक थे। सबसे पहले आंध्र सातवाहन जो कि 271 BC से 220 AD तक शासन किया, उसके बारे में देखते हैं। ये लोग कण्व वंश के सामंत थे और सिमुक पहला शासक बनता है, सातवाहन का संस्थापक कहा जाता है। इसके समय में धर्म बहुत आगे बढ़ा। इसने राजधानी अपना प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को बनाया। इसके समय में शक और कलिंग पूर्व पश्चिम में फैला हुआ था। उसके बाद आता है दूसरा शासक सातकर्णी I जो कि प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। इसका वर्णन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। इसका विवाह अमीय वंश के नामिका से हुआ था। अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करवाया था। नाना घाट अभिलेख से ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने का प्रथम अभिलेख प्राप्त होता है। मतलब इससे पहले भूमि को दान किया जाता था, बौद्ध भिक्षु या ब्राह्मण को ऐसा नहीं होता था। सातवाहन ने पहली बार भूमि को दान देने की प्रथा की शुरुआत किया। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें कलिंग के खारवेल द्वारा इसको पराजय किए जाने का प्रमाण मिलता है। नागनिका भी प्रशासक रही, मतलब महिला प्रशासक का परिचय मिलता है। सातकर्णी II ये हाथी गुम्फा और भेलसा अभिलेख में जानकारी मिलता है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने और कामसूत्र वात्स्यायन ने इसी के समय में लिखा था। हाल ने बुक लिखा था गाथा सप्तशती जो कि प्रेम गाथा है।
गुणाढ्य ने बृहद कथा कोश लिखा था और सर्ववर्मन ने कातंत्र लिखा। इसका विवाह लीलावती जो कि श्रीलंका का था उससे हो गया। अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि बहुत ही महान शासक था। ये ब्राह्मण था और इसने बंगाल, अरब, हिंद चारों तरफ दिशा को जीत लिया। इसके समय में शक था, पहलव था और यवन थे। इसने शक के नहपान को हरवा दिया, लेकिन बाद में इसने रुद्रदामन ने इसको संधि बना लिया, जिसके कारण युद्ध आगे का टल गया। अगला शासक यज्ञश्री सातकर्णी। इसने यज्ञश्री सातकर्णी ने समुद्री व्यापार की शुरुआत किया और रोम तक व्यापार करते थे समुद्र मार्ग से। जल मार्ग का पहला शुरुआत हुआ। इसके बाद इसने सिक्के प्रोटीन। इसके बाद आया अंतिम शासक था पुलवामी III। इसकी लिपि ब्राह्मी थी और ये महायान को मानते थे। इसके समय में इधर इक्ष्वाकु, नीचे में पल्लव और ऊपर में वाकाटक का शासन था। इसने प्रोटीन शीशे के सिक्के को इसने शुरुआत करवाया था। अब अगला आता है वाकाटक। वाकाटक 250 से 500 AD है। वाकाटक के बारे में देख लेते हैं। वाकाटक का पहला जो शासक था वो विंध्य शक्ति था, जिसको संस्थापक कहा जाता है, और इसने 255 AD से 275 AD तक शासन किया। इसने समय भूमिदान बढ़ा, ब्राह्मणों को ज़्यादा देने लगे और वैदिक दक्षिण तक पहुंचा। इसके बाद आता है प्रवयसेन I 275 से 335 AD। उसके बाद आता है रुद्रसेन I जो कि 335 से 360 AD में इन्होंने मैत्री किया, समुद्रगुप्त से मैत्री कर लिया। और इसके साथ ही पृथ्वीसेन I जो कि 360 से 385 AD तक शासन किया, उसका पुत्र था रुद्रसेन II। ये 385 से 390 तक शासन किया और इसी के साथ विवाह हो गया चंद्रगुप्त II की पुत्री प्रभावती का, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं। तो अब ये लोग बौद्ध को मानते थे, उसको हटा दिए और इन गुप्तों के, समुद्रगुप्त के परिवार के साथ में सामंजस्य विवाह होने के कारण ये वैष्णव अपना लिए। इससे पता चलता है कि गुप्त लोग वैष्णव को अपनाते थे। इसकी जब मृत्यु हो गया तो इसका पुत्र आया प्रवयसेन। प्रवयसेन ने सेतुबंध बनाया। इसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर कर लिया। इसने कुछ समय कालिदास इसी के दरबार में रहा था। उसके बाद नरेंद्र सेन नल शासक भवदत्त वर्मन का आक्रमण इसी के समय हुआ था। और लास्ट है पृथ्वीसेन II। नल संघर्ष से शुरू हो गया। और लास्ट है राजा सर्वसेन हरिविजय। इसने इसी के समय राजा सर्वसेन ने हरिविजय लिखा था। अब आता है पल्लव वंश, जो कि 275 AD से 882 AD तक शासक रहा। अब हम पल्लव के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव अपनी राजधानी उसका कांचीपुरम था। सबसे पहला है श्री विष्णु, जो कि बहुत शक्तिशाली था। मामल्लपुरम में आदि वराह गुहा मंदिर निर्माण हुआ। और भारवी ने किरातार्जुनियम बुक लिखा। उसके बाद दूसरा आता है महेंद्र वर्मन I। महेंद्र वर्मन ने के समय में चालुक्य के पुलकेशिन II ने इसको महेंद्र वर्मन को हराया था। और महेंद्र वर्मन ने पुस्तक लिखा मत्त विलास प्रहसन। इधर चालुक्य के आगे का पीढ़ी उसका पुत्र आया विक्रमादित्य I। तो उसने क्या किया, अभी तो तीसरा नंबर का शासक था नरसिंह वर्मन I। इसको भी हरवाया पुलकेशिन II ने। पुलकेशिन II को हरवाया इसने, नरसिंह वर्मन I ने। त्वेनसांग इसी के समय में आया था और इसी ने महाबलीपुरम को बसाया।
तो इसने जो पुलकेशिन II को हरा दिया तो अपने पिता का बदला लिया, क्योंकि पुलकेशिन I ने इसके पिता को हरवाया था। अब चौथा आता है महेंद्र वर्मन II। महेंद्र वर्मन II को फिर से विक्रमादित्य, पुलकेशिन II का बेटा विक्रमादित्य ने फिर इसको हरवा दिया, तो फिर इसने फिर बदला ले लिया। अब 5वां नंबर का शासक है परमेश्वर वर्मन I, जो कि कोई रोल नहीं है। और 6वां नंबर का शासक है यहाँ पर नरसिंह वर्मन II। इसने कांची का कैलाश मंदिर और ऐरातेश्वर मंदिर बनाया, संस्कृत महाविद्यालय भी इसने खोला। अब उसके बाद आता है 7वां नंबर का शासक परमेश्वर वर्मन II। तो इसने इसकी हत्या कर दिया। आने वाला पीढ़ी विक्रमादित्य II, जो उसका विक्रमादित्य I का पुत्र था, इसने हरा दिया। उसके लास्ट में आता है नंदी वर्मन II। तो चालुक्य के दंती दुर्ग ने फिर इसको हरवा दिया और फिर चालुक्य प्रारंभ हो गया। चालुक्य ने इसको पूरा ख़त्म ही कर दिया। इस प्रकार से ये हो गया। और 36 जो काकतीय वंश है 1083 से लेके 1323 AD तक, उसको हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे।